नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ 1959 का एक ऐसा दस्तावेज लगा है जिस पर कभी मोटे अक्षरों में लिखा था कॉन्फिडेंशियल, यानी गोपनीय। हाँ बिल्कुल। और ये कोई जासूसी की कहानी नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा रोमांचक है। ये कहानी है उस चालाकी की, उस इंजीनियरिंग जुगाड़ की जिसने नासा को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ने में मदद की। और ये कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। सोचिए, साल है 1959, स्पेस रेस अपने चरम पर है और नासा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक ऐसे रॉकेट इंजन को आप धरती पर कैसे टेस्ट करेंगे जिसे अंतरिक्ष के वैक्यूम यानी शून्य में उड़ने के लिए बनाया गया है। सही बात है। मतलब जमीन पर तो हवा का दबाव है, पूरा वायुमंडल है जो रॉकेट को पीछे धकेलता है। अंतरिक्ष में तो ये सब है ही नहीं। बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप किसी पनडुब्बी का टेस्ट रेगिस्तान में कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, इस समस्या को सुलझाया कैसे? यहीं पर ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। उनके पास कह सकते 2 रास्ते थे। अच्छा। पहला रास्ता था गोलियात का, एक विशाल कई मंजिला ऊंचा करोड़ों डॉलर का एल्टीट्यूड टेस्ट चैम्बर बनाना। मतलब एक बहुत बड़ा स्टील का टैंक? हाँ, जिसमें से सारी हवा निकालकर अंतरिक्ष जैसा वैक्यूम बनाया जा सके। जी। ये एक वो ब्रूट फोर्स तरीका था। ताकत वाला तरीका। और दूसरा रास्ता था डेविड का, एक चालाकी भरा शॉर्टकट। एक शॉर्टकट। हाँ, एक साधारण सा दिखने वाला पाइप जिसे एग्जॉस्ट डिफ्यूजर कहते हैं। ये कोई बिजली इस्तेमाल नहीं करता, इसमें कोई हिलने डुलने वाले पुर्जे नहीं हैं। तो फिर ये काम कैसे करता है? ये बस रॉकेट के अपने ही धुएं की जबरदस्त रफ्तार का इस्तेमाल करके अपने मुंह पर एक छोटा सा वैक्यूम बना लेता है। वाह! तो आज की हमारी पड़ताल सिर्फ एक पुराने दस्तावेज को पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नासा के इंजीनियरों जोसेफ एन सीवो और डैनियल जे पीटर्स ने इस जुगाड़ को उस विशाल महंगे सिस्टम के सामने खड़ा किया। ये इंजीनियरिंग की दुनिया में लड़ी गई डेविड बनाम गोलियत की एक अनसुनी कहानी है। और इसके नतीजे शायद इतने अहम थे कि उन्हें गोपनीय रखना पड़ा। चलिए इस दिलचस्प प्रयोग की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रॉकेट इंजन की जिस पर यह सारा प्रयोग हुआ। जब हम रॉकेट की बात करते हैं तो दिमाग में सैटर्न 5 जैसे विशाल रॉकेट आते हैं, लेकिन ये वैसा कुछ नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक छोटा, सिर्फ 1000 पाउंड थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन था। मतलब आज के स्पेसएक्स के एक इंजन से हजारों गुना कमजोर। अच्छा। ये JP4 ईंधन और तरल ऑक्सीजन से चलता था। दस्तावेज में लिखा है कि इसका कंबस्शन चेंबर, जहां ईंधन जलता है, वो सिर्फ 2.55 इंच चौड़ा था। और इसके नोजल के बारे में भी कुछ खास था? वो एरिया रेशो वाली बात, ये क्या चीज है? हाँ, उसका एरिया रेशो 25 था। आसान भाषा में समझें तो इंजन का नोजल मुंह पर जाकर 25 गुना ज्यादा चौड़ा हो जाता था। ये डिजाइन खास तौर पर ज्यादा ऊंचाई मतलब वैक्यूम के लिए बनाया जाता है। जैसे एक मेगाफोन का मुंह चौड़ा होता है ताकि आवाज दूर तक फैले। सही है। वैसे ही रॉकेट का नोजल वैक्यूम में चौड़ा होता है ताकि गैसें पूरी तरह फैलकर ज्यादा से ज्यादा धक्का दे सकें। लेकिन यही डिजाइन जमीन पर हवा के दबाव की वजह से फेल हो जाता है। और इस रिपोर्ट में एक डिटेल है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। इतने हाईटेक रॉकेट इंजन को चालू करने के लिए जानते हैं क्या इस्तेमाल हुआ? वो टॉर्च वाली बात। हाँ, कोई जटिल इग्निशन सिस्टम नहीं, बल्कि एक साधारण गैस टॉर्च, वैसी ही जैसी प्लम्बर इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा अजीब भी नहीं है तो, पर उस दौर में यही जुगाड़ चलता था। मकसद था इंजन चलाना कैसे भी हो। ये दिखाता है कि वो कितने प्रैक्टिकल थे। हर चीज को नए सिरे से बनाने की बजाय जो काम करता था उसे इस्तेमाल कर लेते थे। सही बात है। तो ये तो हुई इंजन की बात। अब आते हैं उन 2 तरीकों पर जिनसे इसे टेस्ट किया गया। पहला था ये चालाकी भरा डिफ्यूजर वाला तरीका। हाँ, इस सेटअप में उन्होंने इंजन को पहले एक छोटे कैप्सूल में बंद किया ताकि बाहर की हवा का दबाव उस पर असर न करे। बिल्कुल। फिर उस कैप्सूल के आगे एक 42 इंच लंबा पानी से ठंडा होने वाला पाइप लगा दिया। यही था वो एग्जॉस्ट डिफ्यूजर। ठीक है, तो उन्होंने इंजन के आगे एक पाइप लगा दी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये सिर्फ एक पाइप ही तो है, ये भला अंतरिक्ष जैसा वैक्यूम कैसे बना सकता है? ये तो जादू जैसा लगता है। जादू नहीं, ये शुद्ध फिजिक्स है और बहुत ही शानदार फिजिक्स है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन जब स्टेशन से गुजरती है तो वो अपने साथ हवा को खींच लेती है। हाँ, और प्लेटफॉर्म पर एक खिंचाव सा महसूस होता है। एकदम वही। डिफ्यूजर भी रॉकेट की सुपरसोनिक गैसों की रफ्तार का इस्तेमाल करके अपने मुंह पर मौजूद सारी हवा को खींचकर बाहर फेंक देता है। अच्छा, रॉकेट की अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके उसे टेस्ट करने का माहौल बनाया जा रहा था। ये तो बहुत ही कुशल तरीका है।
तो ये डिफ्यूजर वाला तरीका तो कमाल का लगता है, सस्ता और आसान। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि इसे किसके खिलाफ परखा जा रहा था? उस जमाने का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? वो इसका ठीक उल्टा था। जहां डिफ्यूजर एक स्मार्ट पाइप था, वहीं पारंपरिक तरीका था एक पूरा का पूरा विशाल कमरा। वो एल्टीट्यूड चैम्बर। हाँ, दूसरे टेस्ट में उन्होंने उस कैप्सूल और डिफ्यूजर को हटा दिया और पूरे रॉकेट इंजन को एक 10 फुट चौड़े एल्टीट्यूड टेस्ट चेंबर के अंदर रख दिया। एक 10 फुट का स्टील का टैंक। बिल्कुल। और फिर बड़े बड़े वैक्यूम पंप और एग्जॉस्टर लगाकर उस पूरे चेंबर में से हवा को बाहर खींचा गया, तब तक जब तक कि अंदर का दबाव लगभग 47,000 फीट की ऊंचाई के बराबर न हो गया हो। ये तो बहुत महंगा और धीमा तरीका लगता है। था, बहुत ज्यादा ऊर्जा भी लगती थी। ये ब्रूट फोर्स इंजीनियरिंग थी। तो अब मंच तैयार था। एक कोने में था महंगा भारी भरकम एल्टीट्यूड चैम्बर, एक परखावा लेकिन खर्चीला तरीका। और दूसरे कोने में था ये छोटा चालाक डिफ्यूजर, एक थ्योरी जो कागज पर तो अच्छी लगती थी, लेकिन क्या वो असल में काम करेगी? और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। उस समय सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये डिफ्यूजर खुद ही इंजन के नतीजों में गड़बड़ी ना कर दे। मतलब वैज्ञानिकों को चिंता थी बाउंड्री लेयर फीडबैक की। ये बाउंड्री लेयर फीडबैक क्या चीज है? आसान शब्दों में कहें तो डर ये था कि डिफ्यूजर के अंदर बनने वाली शॉकवेव्स, अच्छा। मतलब दबाव की लहरें, अच्छा। कहीं वापस रॉकेट के नोजल के अंदर घुसकर वहां के गैस फ्लो को बिगाड़ ना दें। ओहो। अगर ऐसा होता तो थ्रस्ट और दबाव के जो आंकड़े मिलते वे झूठे होते। डिफ्यूजर हमें ये बता सकता था कि इंजन बहुत अच्छा काम कर रहा है, जबकि असल में ऐसा ना हो। मतलब ये शॉर्टकट उल्टा पड़ सकता था। अगर इसके नतीजे गलत आते तो नासा गलत डिजाइन वाले इंजन बना बैठता, जो अंतरिक्ष में जाकर फेल हो जाते। इस प्रयोग पर तो बहुत कुछ दांव पर लगा था। बिल्कुल सही। और इसी वजह से उन्होंने इस प्रयोग को बहुत सावधानी से डिजाइन किया। दोनों टेस्ट एक ही दिन, एक ही इंजन और एक ही तरह के नापने वाले उपकरणों से किए गए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ, ताकि नतीजों पर पूरा भरोसा किया जा सके। ये पक्का करने के लिए कि जो भी फर्क दिखे वो सिर्फ टेस्टिंग के तरीके का हो, किसी और चीज का नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल मेज पर था, क्या ये सस्ता और सरल एग्जॉस्ट डिफ्यूजर उस विशाल और महंगे एल्टीट्यूड चेंबर जितने ही सटीक परिणाम दे सकता है? इसी सवाल के जवाब का इंतजार सबको था। और जवाब था एक जोरदार हाँ। बिल्कुल। जब आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो वे हैरान करने वाले थे। दोनों तरीकों से मिले नतीजे लगभग एक जैसे थे। दस्तावेज में दिए गए ग्राफ और टेबल इसे साफ साफ दिखाते हैं। हाँ, थ्रस्ट कोएफिशिएंट, स्पेसिफिक इंपल्स, जेट थ्रस्ट, प्रदर्शन को मापने वाले सभी जरूरी आंकड़े दोनों तरीकों में एक समान पाए गए। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि वो डर कि डिफ्यूजर नतीजों में गड़बड़ी कर सकता है पूरी तरह से निराधार था। कम से कम उन स्थितियों में तो जरूर जहां नोजल से निकलने वाली गैस का दबाव सही था। हाँ, ये रिपोर्ट में जिक्र है स्लाइटली अंडर एक्सपेंडेड फ्लो का। इसका क्या मतलब था? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक सोडा की बोतल को धीरे से खोलते हैं तो गैस आराम से निकलती है, लेकिन अगर आप उसे हिलाकर खोलें तो गैस एक धमाके के साथ बाहर आती है, क्योंकि अंदर का दबाव बाहर से बहुत ज्यादा है। इंजीनियरों को ठीक बीच का रास्ता चाहिए था। एक संतुलित बहाव। हाँ, एक ऐसा बहाव जो इतना ताकतवर हो कि वो नोजल में पूरी तरह फैला रहे, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि वो बाहर निकलते ही बिखर जाए। ये स्लाइटली अंडर एक्सपेंडेड वाली स्थिति वही गोल्डीलॉक्स जोन थी जो सटीक नतीजों के लिए जरूरी थी। और इस प्रयोग ने दिखाया कि इस जोन में डिफ्यूजर एकदम सही काम करता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हर छोटे बड़े इंजन को टेस्ट करने के लिए करोड़ों डॉलर के वैक्यूम चेंबर्स बनाने की जरूरत नहीं थी। जरूरत तो थी, लेकिन हर शुरुआती टेस्ट के लिए नहीं। अब एक सही तरीके से डिजाइन किया गया पाइप भी वही काम कर सकता था, और इसका असर बहुत गहरा था। पैसे तो बचे ही होंगे। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, ये समय बचाने की बात थी। अब इंजीनियर्स अपने डिजाइन को बहुत तेजी से टेस्ट कर सकते थे। वे दर्जनों अलग अलग डिजाइन बनाकर उन्हें फटाफट डिफ्यूजर में टेस्ट कर सकते थे। और जो सबसे अच्छा काम करता सिर्फ उसे ही फाइनल टेस्टिंग के लिए बड़े चैम्बर में भेजा जाता। एकदम सही। इसने रॉकेट विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। और शायद इसीलिए इस रिपोर्ट पर गोपनीय का ठप्पा लगा था। ये एक ऐसा तरीका था जो नासा को सोवियत संघ के मुकाबले एक बढ़त दे सकता था। ये बहुत हद तक संभव है, तेजी से और सस्ते में बेहतर इंजन बनाने की क्षमता। ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था।
अंतरिक्ष की दौड़ सिर्फ बड़े रॉकेट बनाने की नहीं थी, बल्कि उन्हें जल्दी, सस्ते में और भरोसेमंद तरीके से बनाने की भी थी। और इस छोटे से डिफ्यूजर ने उस दौड़ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, तो इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि कभी-कभी सबसे बड़ी और जटिल चुनौतियों के समाधान बड़ी-बड़ी मशीनों में नहीं, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से सरल इंजीनियरिंग में छिपे होते हैं। सही कहा। 1959 के इस गोपनीय प्रयोग ने साबित किया कि अंतरिक्ष की ऊंचाई को छूने के लिए जमीन पर की गई एक छोटी सी चालाकी भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ये सिर्फ एक तकनीकी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि सरलता और कुशलता की जीत की कहानी है। और अंतिम विचार के तौर पर हम अक्सर अंतरिक्ष अन्वेषण को विशाल रॉकेटों, चंद्र मिशनों और भव्य तस्वीरों की कहानी के रूप में देखते हैं। लेकिन ये विश्लेषण हमें उस भव्यता के नीचे छिपी इंजीनियरिंग की छोटी-छोटी चालाक जीतों को दिखाता है। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है, ऐसे और कितने सरल लेकिन महत्वपूर्ण आविष्कार हैं जो अब अवर्गीकृत हो चुके दस्तावेजों में छिपे हैं, जिन्होंने वास्तव में सितारों तक हमारे सफर की नींव रखी है। शायद असली कहानियां उन्हीं धूल भरे पन्नों में हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।